हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले के जितने भी 4 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव में क्लास 10th के, वो मैं कवर करवा चुका हूं। उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने अपनी इससे पिछले वाली 4 वीडियोस में क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है इस पर हम आप बात करने वाले हैं। अब इसमें कुल मिलाकर ले देकर मेजरली 3 कंसेप्ट्स निकल कर आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे। पहली बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। अब होपफुली आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बिकॉज अब पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हो, बट स्टिल थोड़ा ब्रीफ आउट अगर मैं दूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप की सीरीज होती है जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है सक्सेसर टर्म्स का वो सेम होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो डिफरेंस है हर टर्म के बीच में वो हमेशा सेम रहता है, प्लस या माइनस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई या डिवाइड के रिस्पेक्ट में नहीं। सिर्फ प्लस या माइनस हो रहा होता है उन पर्टिकुलर टर्म्स में, या फिर उन पर्टिकुलर छोटी छोटी जो हमारी टर्म्स होती हैं। अगर वो प्लस माइनस का जो डिफरेंस है वो सेम होता है तो हम उसको एक एपी के नाम से जान सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बात अगर हम करें एपी की, तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें यही निकल कर आता है कि व्हाट इज एन एपी। मैंने आपको बता दिया कि एपी क्या होती है, जिसके अंदर जो डिफरेंस है सक्सेसिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक एपी थी, जैसे अगर ये एक एपी है तो इसको एपी होने के लिए क्या चीज नेसेसरी है। एग्जाम में भी वो यही पूछता है कि फाइंड करो कि क्या जो गिवन मेरे पास एपी है, या फिर गिवन जो मेरे पास एक सीरीज है, या फिर गिवन जो पैटर्न है, क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो अगर मुझे ये चीज प्रूफ करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस फॉर्मूले में डालकर चेक कर लेना है। अगर ये फॉर्मूले में एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मेरी एपी कहलाई जाएगी। मुझे क्या करना होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब ये a1 a2 a3 a4 क्या है, ये हमारी पहली टर्म को मैं a1 के नाम से बोल सकता हूँ, दूसरी को a2 के, तीसरी को a3 के, चौथी को a4 के। ऐसे कंटिन्यूएशन में जितनी भी मेरी टर्म्स उनको मैं a की तरह डिनोट करता हूँ, बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म के नाम से भी मैं उसको जान सकता हूँ। अगर किसी भी फॉर्मूले में सिर्फ a लिखा है तो मतलब मैं यहाँ फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक है। अब ये जो मैंने माइनस करा है a2 माइनस a1, यानी कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, दिस इज नोन एज अ डी। दिस इज व्हाट, डी। दैट इज कॉमन डिफरेंस। दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों, बिकॉज यही सेम होना चाहिए तभी ये कॉमन आएगा। अगर ये कॉमन डिफरेंस कॉमन है तब जाकर मेरी ये जो सीरीज गिवन है उसको मैं एपी का नाम दे सकता हूँ। ठीक बात है, ये मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। और एन क्या होता है, एन होता है nth टर्म। जिस भी टर्म की मैं बात कर रहा हूं, मान लो मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो एन की वैल्यू, एन क्या हो गया, 4 हो गया। अगर मैं 8th टर्म की बात करूंगा तो मेरी एन की वैल्यू क्या हो गई, 8th हो गई। तो ये है कुछ इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनका हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में और कॉन्सेप्ट्स में यूज करने वाले हैं। तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया है कि ए और डी और एन क्या होता है। अगर मुझे कहीं भी किसी क्वेश्चन में कि वो बोल दे सिंपल एज 1 2 नंबर में डालकर कि चेक करो ये एपी है या नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस फॉर्मूले में a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 में वैल्यूज डाल देनी है। a1 a2 a3 की अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो मैं बोल दूंगा इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। ठीक बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 8 माइनस 4 4 और 12 माइनस 8 इज ऑल्सो 4, यानी कि यहाँ पर जब मैं डालकर देखूंगा तो 4 और 4 बराबर आ गए, यानी कि यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस ठीक है, दैट इज 4। इस वजह से मेरी ये जो टर्म है या फिर ये जो सीरीज है उसको मैं एपी कंसिडर कर सकता हूँ। तो पहला कंसेप्ट मेरा यही होता है एपी में, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगला कंसेप्ट मेरा आता है फाइंडिंग nth टर्म। अभी मैंने एन की बात करी कि एन क्या होता है, एन होता है जिस भी टर्म की मैं बात करूंगा, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, किसी भी टर्म की, 100th टर्म, उससे मैटर नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ले रखा है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज का ये 18th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, और इससे आपको काफी हद तक काफी सारे कंसेप्ट इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। इसी मैंने ये वाला उठाया भी है। तो अगर मैं बात करूं फाइंडिंग nth टर्म की, तो n की वैल्यू में समझ में आ गया क्या होती है। फॉर्मूला क्या होता है फाइंडिंग nth टर्म का, यानी कोई मुझे अगर nth टर्म निकालनी है, मान लो मुझसे बोले कि 8th टर्म फाइंड आउट करो, तो मेरा क्या फॉर्मूला होना चाहिए उस 8th टर्म को निकालने का। मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर हमने भी बात करी, a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, n क्या होगा, जोन सी भी मेरे को टर्म निकालनी है, मान लो 10th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 डल जाएगी। और यहाँ पर d क्या होगा, मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर उसने मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दे रखा है तो उसने किसी ना किसी तरीके से मुझे आंसर तो निकालने का एक वे ऑफ राइटिंग दिया जरूर होगा। लाइक मेरे को यहाँ पे पता है कि अब मेरे को क्या पता लग गया कि मेरी जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ नहीं करना मेरे को, डायरेक्ट क्वेश्चन में उठा के पुट कर देना। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आती है बच्चों को कि एन माइनस वन क्यों लिखते हैं हम, बिकॉज अभी अभी हमने बात करी जो मेरी पहली टर्म है उसको मैं सिर्फ ए बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ए वन बहुत कम बोला जाता है, उसको सिर्फ ए बोलता हूँ। सो दैट इज द रीजन कि हम हर बार एन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रखते हैं। उसके अलावा और क्या चीज होती है, बिकॉज डी जो है, क्या डी जो है, डी हमेशा अगली वाली टर्म में यानी सेकंड टर्म से प्लस होना शुरू होता है। पहली टर्म में डी कोई प्लस नहीं होता या फिर माइनस नहीं होता। तो जब सेकंड टर्म में डी प्लस होता है तो सेकंड टर्म में डी एक बार प्लस हुआ है। कितनी बार, एक बार। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड टर्म का फॉर्म क्या आएगा, ए प्लस डी। क्या बैठी, सिंपल सी बात। अगर मैं सेकंड टर्म देखूं निकालकर, यानी कि मेरी a2 की वैल्यू क्या होगी अगर मैं a में d को प्लस कर दूं, ऐसे ही मेरी a3 की वैल्यू क्या होगी अगर मैं a में d को 2 बार प्लस कर दूं, ऐसे मत लिखो d प्लस डी। ऐसे ही मेरी फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी अगर मैं a में d को 3 बार प्लस कर दूं। इसका मतलब क्या है कि जोन सी भी टर्म में निकालूंगा d उससे एक कम बार प्लस होगा। समझ में आती है बात। जोन सी भी टर्म में निकालूंगा डी उसमें एक कम बार प्लस होगा। मान लो मैंने चौथी टर्म अगर मैंने निकालनी है
तो उसमें मेरा डी 3 बार प्लस होगा, बिकॉज पहली टर्म तो मेरी एज इट इज होती है, उसमें तो कोई डी होता नहीं है। उसके बाद मुझे 3 बार डी ऐड करना पड़ेगा, तब मैं अपनी चौथी टर्म पर आऊंगा। यानी कि जितनी भी मेरे को टर्म निकालनी है उसमें एक कम, वही मैंने यहाँ पर करा है n-1। इसीलिए फॉर्मूला इस फॉर्म में है, सिर्फ रटने वाली बात नहीं, क्लियर भी होना चाहिए। तो इसलिए an का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक बात है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेसिस पे कि लाइक उसने बोल रखा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एपी। अब उसने मुझे क्या बोल दिया, 3 टर्म्स निकालने हैं। देखो लॉजिकल सी बात ये है कि अगर मुझे 3 टर्म्स निकालनी है तो मेरे को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, क्योंकि एन तो मुझे पता ही है, एन की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म उस वैल्यू डाल के मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेनली मुझे पहली टर्म जरूर चाहिए और मुझे दोनों का कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, हम इसको लेफ्ट वाली साइड, हाँ जी। तो अब उसमें क्या बोला है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। अभी हमने बात करी फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पर वैल्यूज डाल दो। मुझे ए की नहीं पता, डी की नहीं पता, मुझे 4 की पता है। ठीक है, यानी कि मतलब एन की पता है। तो मेरे यहाँ पे एन यानी कि मेरी फोर्थ टर्म क्या निकल गई, ए प्लस 4-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप कि ए 4 क्या निकल गया, ए प्लस 4-1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस 3d। एक बात है, ये मैंने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दी कि कैसे निकलेगी। फोर्थ टर्म क्या करनी है, यानी कि एक कम करके डी प्लस कर देना है, ए प्लस 4 की जगह 3d कर देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब मेरी फोर्थ टर्म हो गई ए प्लस 3d, ऐसे ही मेरी एथ टर्म हो गई ए प्लस 7d, सिंपल एज दैट। उन दोनों का सम दे रखा है, उसने मुझे 24 मैंने पुट कर दिया। इसको यहाँ पर सॉल्व करा, ए प्लस ए 2a, 3d प्लस 7d 10d और 24 का 24। अब यहाँ से क्या करा, क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालकर उधर 2 डिवाइड कर दिया, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो मैंने पूरी इक्वेशन में से 2 खत्म कर दिया, बिकॉज इज इक्वल्स टू में इक्वेशन थी। यहाँ से अगर हम देखोगे 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा और वो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कुल मिला के इसमें से भी 2 खत्म हो गया। तो मेरी जो पहली इक्वेशन आई इस चीज के गिवन में, जो उसने मुझे दे रखा था, वो आई a प्लस 5d, जो है वो मेरा 12 के बराबर आ गया। क्या आ गया, a प्लस 5d जो है वो मेरा 12 के बराबर आ गया। चलो खैर, अब उसमें सेकंड वाला क्या बोला, उसने बोला सेकंड में कि सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। अब सिक्स्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 5d, क्या होगी, a प्लस 5d, जो कि यहाँ पे हमें पता ही है, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम जानते भी हैं, वैसे 12 है, बट उसके ख्याल में यहाँ पर नीड नहीं है। और ऐसे ही 10th टर्म क्या होगी, 9d, a प्लस 9d। उन दोनों का सम उसने 44 के बराबर दे रखा है, मैंने वो वैल्यू भी पुट कर दी। यहाँ पर a प्लस a मेरा 2a हो गया, 5d प्लस 9d मेरा 14d हो गया, और 44 का 44 आ गया। सेम मैंने ऊपर वाले की तरह यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा था, मैंने वो लेकर अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि मेरी बन गई a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमने इससे पहले, अगर आपको ध्यान हो, के लिए इक्वेशन में बात करी थी कि जब दो इक्वेशंस दो वेरिएबल के फॉर्म में आती है तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। नहीं पता जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं, थर्ड लेक्चर उसी के ऊपर था। बट खैर, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा ये पहले वाला जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लाइक अगर मैं लिखूँ कि a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, किसी को भी ऊपर किसी को भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आंसर एट द एंड सेम ही आएगा। ठीक बात है। और a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, राइट, 12। ठीक है, मुझे कोई दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज भी सेम है और इनका साइन भी सेम है, तो मुझे इनके साइन उल्टे करने के लिए पूरे इक्वेशन में साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर सबके पास प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, अगर किसी के पास माइनस होता तो मैं उसको चेंज करके प्लस भी करता, सिर्फ माइनस ही नहीं करना होता, हर बार ये चीज ध्यान रखना। ठीक बात है। चलो, अब ये ऐसे एक कट गया, 7d में से 5d गया तो 2d बचा, और यहाँ पर ये 10 बचा, यानी मेरी d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस 5 आने के बाद क्या हुआ, हमने पढ़ा था एलिमिनेशन में कि एलिमिनेशन से मैं वैल्यू निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं ये वैल्यू उठाकर पहली अपनी इक्वेशन जो की है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 में डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं निकल के आएगा a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यानी मेरा जो a आया वो क्या आया, 12 माइनस 25, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 13। यानी मेरी जो पहली टर्म है वो क्या निकल कर आई, -13। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। अब यहीं से देखो, अगर मैं a1 गया आ गया, a2 क्या बैठेगा, a2 बैठेगा a प्लस डी, यानी कि -13 प्लस 5, जो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं 8 होता है माइनस का। ठीक बात। ऐसे अगर वो मेरे को A3 बोले, A3 अगर वो मेरे को बोले तो A3 उसने, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन उसने 3 टर्म्स मांगी है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या मांगा है। सिर्फ अपना आंसर निकल गया मान लो A और D और वही क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए जल्दीबाजी में। ध्यान देना कि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या मांगा है। हो सकता है वो कोई एक पर्टिकुलर टर्म मांग ले, वो बोले कि फाइंड द 98th टर्म ऑफ दिस एपी, तो वो भी हमको निकालनी आती है, A+89D करके निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। पर हमको पता होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है, वो चीज के लिए थोड़ा सा केयरफुल और अवेयर जरूर रहना। A3 की वैल्यू क्या होगी, A+2D। अभी मैंने बताया डायरेक्ट यूज करना है, कुछ नहीं है कि 3 जो है उससे एक कम डी यहाँ पर प्लस कर देना है, सिंपल सी बात है, यानी कि -13 प्लस का 10 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 3। ऐसे ही मैं चाहूँ मुझे कितनी भी वैल्यूज अपनी चाहूँ, मैं इजीली अपनी पर्टिकुलर एपी की निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मेरे पास। फर्स्ट यानी nth टर्म की जब वैल्यू हमको पता होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा सम ऑफ टर्म्स, यानी कि ये तो हो गया अभी हमारा कि हमको कोई भी एक टर्म निकालनी थी। अब हमें वो कहेगा कि इस पूरी जो एपी दे रखी है इसका सम करके मुझे बताओ, या फिर उस ब्याह पे उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट अब मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। इस बाकी इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर चाहे।
तो अब जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो होता है सम ऑफ टर्म्स निकालने का। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, हमने लिखा भी है फाइंडिंग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब वो मुझे कह देगा कि कितनी भी टर्म्स है, मान लो मेरे पास 100 टर्म्स हैं, उसने मुझे टर्म एक एपीसी बनाकर दे रखी है और वो कहेगा कि निकालो भैया इन सब टर्म्स का सम क्या होगा। तो इसका जो मेरा बेसिक सा एक फॉर्मूला है वो क्या होता है, याद करने वाला फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, इसको पढ़ेंगे ऐसे, क्या होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी तो हमारा पिछला nth टर्म का कहीं ना कहीं फॉर्मूला है, तो उसी का थोड़ा सा ये खुद से एग्रीगेट करके थोड़ा सा उसको और बढ़ाकर क्या निकल कर आता है सम ऑफ टर्म एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैं थोड़ा ढंग से एनालाइज करूंगा तो यहाँ पर टू ए को मैं ए प्लस ए करके अगर ऐसे तोड़ूं तो यहाँ पर देखो दो पार्ट्स निकल के आते हैं मेरी इस फॉर्मूले के, एक ये और एक ये, यानी कि मेरा जो एस एन का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन हमने भी बात करी थी एनथ टर्म, कोई सी भी टर्म को मैं एनथ टर्म बोल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, दैट कुड बी रिटन एज दिस। क्योंकि देखो यहाँ पर ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। या और अगर मानो जैसे मानो अब हमारे पास एपी का क्या है, हमें ज्यादातर उसका एंड पॉइंट नहीं दे रखा होता कि हमको नहीं पता कि उसकी लास्ट टर्म क्या है, वो एपी चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, तब तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। बट जस्ट इन केस इमेजिन करो मुझे उसने एन की वैल्यू दे दी कि वो बोल दिया लास्ट जो टर्म है वो 20वीं टर्म लास्ट है, उसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो वहां पर अगर मैं चाहूँ तो इस 20वीं टर्म की वैल्यू निकालकर डायरेक्ट इस बड़े फॉर्मूले में ना जाकर इसी फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। मान लो उसने 20वीं टर्म की डायरेक्ट वैल्यू ही दे दी कि भाई 400 जो है वो 20वीं टर्म है, तो सिर्फ मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में नहीं डाल सकता क्या उसको। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास उसने एन टर्म्स दे रखी है, उसने मुझे बोल रखा है कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है जिसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, अगर उसने दे रखा है तो मैं डायरेक्ट उसकी जगह ए एन की जगह एल यानी कि लास्ट टर्म जो होती है उसे पुट कर दूंगा और अपना फॉर्मूला इस तरीके से बना दूंगा जो कि लिखा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है 20 है 30 है 40 है वो, ठीक है, और मान लो एल जो उसने हमें वैल्यू दे रखी होगी। ज्यादातर देखो क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, वो हमसे ये तो हमेशा बोलेगा कि भाई शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालो, तो मतलब वो एन की वैल्यू तो देता है, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या वो एन की वैल्यू लास्ट है। अगर वो एन की वैल्यू लास्ट हो यानी कि मैं वहां पर सीधा उस लास्ट टर्म की वैल्यू ही पुट कर सकता हूँ, मुझे अपने पूरे फॉर्मूले को लंबा का लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि मेरी एस एन का फॉर्मूला है तो मैं ये भी पुट कर सकता हूँ और ये भी यूज कर सकता हूँ अगर मुझे लास्ट टर्म दे रखी हो तो। ठीक बात है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेते हैं इसी सम ऑफ एपी के कॉन्सेप्ट पे। क्या है कि जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, हमको अगर वो सिंपल टर्म्स दे दे, ए दे दे, डी दे दे, या फिर इस इक्वेशन पे कोई चीज दे दे और कोई चीज निकालने को पूछ ले, तो वो तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो होपफुली आप लोगों को पता होंगी। लाइक मान लो वो हमें सम दे दे, वो हमें बोले कि ये 20 टर्म्स का सम है, ए की वैल्यू दे दे कि पहली टर्म ये है तो बताओ डी कितना है, तो बस वैल्यू डालना है, आंसर निकालना, ये सब तो हमको आता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं दे रखी होती पर वो हमसे वैल्यूज निकलवा कर मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, यहाँ पर उसने क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या बोला है कि जो सम है शुरू की एन टर्म्स का, एन का मतलब हमने पढ़ा था कि एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ वैल्यूज भी डाल सकते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पर। ठीक बात है, तो उसने मुझे बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी ये दे रखा है, तो उसने हमसे मांगा कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1। अब S1 क्यों बोला, फर्स्ट टर्म तो ए होती है। अब लॉजिकल सी बात है कि अगर मैं सिर्फ पहली टर्म की बात करूँ तो कोई सम तो है नहीं, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम बोलूँ यानी कुल मिला के कि मैं फर्स्ट टर्म की ही बात कर रहा हूँ, उसका मतलब यही निकल कर आता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई फर्स्ट टर्म का सम निकालो यानी कि मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ऐसे उसने मुझे क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसने मुझसे मांगा कि शुरू की दो टर्म्स का सम भी बताओ। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। अब चीज देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे तो कंफ्यूजन ये आता है कि यार कुछ भी नहीं गिवन तो निकालूं कैसे। हमको क्या पता लगा, उसने हमको दे रखा है कि ये nth टर्म्स का सम है, यानी यहाँ पर मैं जिस भी n की वैल्यू डालूंगा मुझे उतनी टर्म्स का सम मिलता जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालूं तो मुझे पहली टर्म का सम मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट टर्म ओनली। वही मैंने किया, मैंने क्या करा यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 डाली, उससे मुझे पहली टर्म का सम मिल गया। ठीक बात है, अब पहली टर्म का सम होगा क्या, पहली टर्म ही होगी, यानी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, दैट इज द फर्स्ट टर्म ओनली। यानी मुझे a की वैल्यू मिल गई अपने इसी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते ही जहां मैंने n की वैल्यू 1 डाली। ठीक बात है, ठीक है, चलो अगर मान लो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 डालूं तो मुझे क्या निकल कर आएगा, शुरू की दो टर्म्स का सम निकल कर आएगा। और सोचने वाली बात है, अगर मुझे शुरू की दो टर्म्स का सम पता है और मेरे को पहली टर्म भी पता है, अभी अभी निकाली है, तो क्या मैं दूसरी टर्म निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं तीसरी चौथी पांचवी छठी कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ अगर मेरे को ये लॉजिक समझ में आता है तो। सिर्फ एन देखकर कंफ्यूजन नहीं लेनी है, वैल्यू डालो एन की, पहला डालोगे तो पहला सम या टर्म निकलेगा, दूसरा डालोगे तो दो टर्म्स का सम निकलेगा, तीसरी डालोगे तो तीन टर्म्स का सम निकलेगा, वो डिपेंडेबल सिचुएशन है। ठीक बात है, मान लो यहाँ पे जैसे मैंने 2 डाली तो मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकल कर आया 4, यानी मेरी पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम क्या होगा, यानी S2 की वैल्यू मेरे पास 4 निकल कर आई, और S2 होता क्या है A1 प्लस A2 या फिर A1 प्लस A2 कुछ भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, मुझे इसकी वैल्यू वो निकल गई, A की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने दोनों को पुट करा तो मेरे पास A2 की वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई, A2 की वैल्यू 1, यानी मेरे पास पहली टर्म आई 3, दूसरी टर्म आई 1। डी मुझे निकालना आता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी जब मैंने डी की फॉर्मूला में डाला A2 माइनस A1 तो यहाँ से क्या निकल कर आई, इसकी वैल्यू -2 निकल कर आई। अब लॉजिकल सा है, अगर मेरे पास किसी भी एपी में ए और डी है तब तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। नाउ आई एम फ्री टू टेक आउट एनी ऑफ द टर्म दैट आई वांट।
अब यहाँ पर उसने मुझसे कौन से टर्म मांगे, देखो उसने मुझसे मांगी थी सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, क्योंकि भैया a3 क्या होता है मेरा a प्लस, चलो n-1 इंटू डी करके निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू क्या आई है मेरी 3 आ गई है यहाँ से, n की वैल्यू मेरी मुझे पता है 3 है, -1, डी की वैल्यू मेरी आई है -2, यानी 3 प्लस 2 इंटू -2, यानी 3 - 4 दैट इज -1, यानी मेरी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। पहला पार्ट सॉल्व। अब उसने ऐसे ही किसकी मांगी है, 10th टर्म की वैल्यू, किसकी मांगी है 10th टर्म की वैल्यू। ये लोग तुम मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल कर बता कर जाना, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। यहाँ मैं तुमको फाइनल बताता हूँ nth टर्म कैसे निकलती है। अब क्योंकि यहाँ पर nth बोल दिया, मुझे क्या पता कौन सी है nth टर्म। अगर तुम ध्यान दो तो इससे पहले ही हमने पढ़ा है कि nth टर्म का एक फॉर्मूला सिंपल सा डायरेक्ट होता है। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। इज इट सो और नॉट? यहाँ पर मुझे नहीं पता, उसने बेसिकली मुझसे nth टर्म का फॉर्मूला मांगा है, फिर मुझसे उसने nth टर्म मांगी है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा वो निकाल कर दो फॉर्म जिसमें मैं n की वैल्यू डालता रहूं और मेरे पास मेरी टर्म्स निकल कर डायरेक्ट आती रहें। तो मेरे को पता है nth टर्म का फॉर्मूला यार, मेरे को तो यही आता है a प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n। उसने मुझे नहीं बताया कि nth टर्म कौन सी है, वो 10th है 12th है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या डाल दूंगा, अपनी वैल्यूज पुट कर दूंगा, यानी a 3 प्लस n-1 इंटू -2। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल कर आता है, an इज इक्वल टू 3, ये निकल कर आएगा आपका -2 प्लस 2, यानी an की वैल्यू क्या आई 5 - 2n, क्या आई 5 - 2n, यानी मेरी जो nth टर्म का जो एक इक्वेशन टाइप से आ गई, या मेरी nth टर्म की एक जनरल फॉर्म जो आ गई वो ये आ गई कि 5 - 2n है। अब मुझे जोन सी भी टर्म निकालनी है, यहाँ पर n की वैल्यू डालो और अपनी टर्म्स निकालो। ये जो मुझे फॉर्म दे रखी थी, ये दे रखी थी सम की, ये मैंने जो निकाली है, ये निकाली है मैंने टर्म की डायरेक्ट। ठीक है बात है। देखो लॉजिक देखो, तुम अगर 1 डालोगे तो तुम्हारी nth टर्म यानी फर्स्ट टर्म 3 आएगी जो कि थी, यहाँ पर तुम 2 डालोगे तुम्हारी सेकंड टर्म 1 आएगी, यहाँ पर तुम 3 डालोगे तो यहाँ पर तुम्हारी थर्ड टर्म क्या आएगी -1 जो हमारी निकल कर भी आ रही थी। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 10th टर्म निकाल सकता हूँ, 100 200 300 कोई सी भी टर्म अपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन की निकाल सकता हूँ। तो इसी तरीके के मेरे क्वेश्चन हैं आपके किसके, सम ऑफ टर्म्स के। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ लास्ट में कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, लाइक एक सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका एक पोटैटो वाला क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं लेकर आऊंगा, बट पहले मेरा मेन फोकस है ये सिलेबस पूरा खींचकर कंप्लीट कराना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले। तो उसके लिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पहले वो होने वाला है हमारा 6th चैप्टर जो इसके बाद वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसा ही और वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे साथ साथ उनको भी मिलता रहे।